हे गाइस, हाउ यू ऑल। तो आप लोगों ने ओबी के टॉपिक रिक्वेस्ट किए थे। यू वांटेड टू लर्न अबाउट द थियरीज ऑफ ओबी। तो ये मेजरली जो भी नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो थियरीज़ हैं फ्रॉम द नोट्स ऑफ माई पेड क्लासेस। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो मोटिवेशन की थियरीज़ हैं उनको बेसिकली दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ कंटेंट थियरी, नंबर 2 इज़ प्रोसेस थियरी। तो जो कंटेंट थियरीज़ हैं वहाँ पे आपके मेजरली 4 आ जाते हैं। मैस्लॉज नीड हायरार्की, हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थियरी, मैकक्लेंड्स नीड्स थियरी और एल्डरफर ईआरजी थियरी। सिमिलरली प्रोसेस में भी ये 4 आ जाते हैं। व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी, एडम्स इक्विटी थियरी, गोल सेटिंग थियरी और रीइंफोर्समेंट थियरी। तो जो इनमें से मेन है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम कंटेंट थियरीज़ की बात करते हैं। तो कंटेंट थियरी को चारों को हम एक ही इस पिक्चर से समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो नीड थियरी है मैस्लो की वो हम सब जानते हैं। 5 स्टेजेस उन्होंने इनिशियली दी थी, बाद में फिर वो ओबी पे भी अप्लाई किया गया कि ओबी के अकॉर्डिंग भी आपका ये 5 नीड्स जो होती हैं वो हैं। सेम मीनिंग है, अगर ये किसी को नहीं आता तो बोल देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। बट आई थिंक मैस्लो की जो नीड हायरार्की मॉडल है ये तो सबको आती होगी, बेसिक है बिल्कुल। तो इसी पे एल्डरफर ने अपनी ईआरजी थियरी दी। ईआरजी की फुल फॉर्म है ई मीन्स एग्जिस्टेंस, आर मीन्स रिलेटेडनेस एंड जी मीन्स ग्रोथ। ईआरजी थियरी। तो इन्होंने ये बोला कि मैस्लो के जो बेसिक 2 नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, ये एग्जिस्टेंस नीड है। बायोलॉजिकल इज रिलेटेडनेस नीड एंड एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है ग्रोथ नीड। बिल्कुल सेम वही मीनिंग है, कोई चेंजेस नहीं है। बस इतना याद रखना है कि एग्जिस्टेंस वाले जो है ये आपके मैस्लो के नीचे सबसे जो लोएस्ट 2 है नीड्स वो हैं, ये हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड है। रिलेटेडनेस में हमारे इंटरपर्सनल और सोशल रिलेशनशिप की बात हुई। और ग्रोथ जो है ये हमारे इंट्रिंसिक डिजायर है, हम अंदर से चाहते हैं, वी वांट आवर पर्सनल डेवलपमेंट। एंड या नाउ आई जस्ट रिमेंबर कि वन ऑफ द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी पर्सनली ऑन टेलीग्राम दैट शी वांट्स मी टू teach more in English. Like there are some students from such states where they are not very much learned in Hindi. They are not very much practiced of Hindi. So let me just repeat it for you in English. So what happens when we compare the Maslow's theory with the Alderfer's ERG theory? It is just same. Just that Alderfer has renamed the stages given by Maslow and clubbed them together. So what he did, he clubbed the physiological and safety need together into his own existential need. But belongingness was just renamed as relatedness, and esteem and self-actualization were clubbed together and they were called growth. Meaning is same. I have just you can go through the notes as well. So existence is concerned with survival, physiological well-being. Relatedness stresses the importance of interpersonal social relationship, and growth is concerned with individuals' intrinsic desire for personal development. When we want to grow, not just because of some desire of money or any other reason, it is just our own internal motivation that we want to develop personally. So he just modified the theory of Maslow. Then after that comes, see, you can also go through this diagram. Then comes Herzberg's 2-factor theory. Okay, so Herzberg की जो 2-factor theory है इसमें इन्होंने ये बताया कि 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है मोटिवेटर, एक होता है हाइजीन फैक्टर। मोटिवेटर में वो चीज़ें आती हैं जो हमारे जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, जॉब स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। अगर आप इन चीज़ों को इन्हांस करोगे, इन्हें बढ़ाओगे, तो जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे इम्प्रूवाइजेशन करोगे, जैसे कि आप परफॉर्मेंस जो है इसको इन्हांस करो, ज़्यादा रिकॉग्नाइज करो, आपका स्टाफ जो भी काम करता है उसको ज़्यादा रिकॉग्नाइज करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ज़्यादा दो और अपॉर्चुनिटीज़ दो एडवांस होने की, प्रमोशन चांसेस ज़्यादा दो, तो ऐसे में जॉब सेटिस्फैक्शन इन्हांस होगा। So if you improve satisfiers, job satisfaction will also increase. On the other hand comes dissatisfiers or hygiene factors. So these are those things, if you improve these things, then job dissatisfaction will reduce. When you work in any organization, there are few factors due to which you always feel dissatisfied. You are never satisfied with your job. Due to your salary, we always find the salary is very low.
working conditions, physical workspace. We find that AC is not working properly. This is very much heated temperature, or the relationship with colleagues or your supervisor, and the policies, rules, quality of supervision. And all these things are those things due to which we feel job dissatisfaction. So if we enhance these hygiene factors, this will lead to the decremental condition of job dissatisfaction. ठीक है. सो दिस मीन्स कि अगर आप ये जो फैक्टर्स दिए हैं, मोटिवेटर्स, सेटिस्फायर्स, इन्हें अगर आप इन्हांस करोगे, इन्हें बढ़ावा दोगे, तो इससे जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा. और अगर इन हाइजीन फैक्टर्स को आप इम्प्रूव करोगे, इन पे आप ध्यान दोगे, इन पे आप थोड़ा बेटर इनको करने की कोशिश करोगे, तो इससे जिसको जॉब डिससेटिस्फैक्शन है वो कम होगा, असंतुष्टि जो है वो कम होगी, और ये बढ़ाने से संतुष्टि बढ़ेगी. आई होप समझ में आया होगा. नहीं आती कोई भी थियरी समझ में, दोबारा से बोलेगा, एक सेपरेट वीडियो में शॉर्ट में इनको अलग से भी बना सकती हो. देन कम्स मैकलैंड्स थियरी ऑफ नीड. So we have read this theory several times in personality as well, in the topic of need. So basically McClelland gave 3 types of needs. See, yeah, again, when we compare this theory of motivator hygiene, we can say that the last 3 needs, or the basic 3 needs of Maslow, can be clubbed into the group of hygienes, and the higher 2 can be clubbed into the group of motivator. So question might come in this way as well, that which stages of Maslow are related to which stages of ERG theory or hygiene motivator theory. So you have to go through this diagram very well. Okay, you have to learn this, and this is a very good diagram. I got it from Google only. Then when we talk about McClelland's needs, so McClelland didn't focus on the basic 2 needs. He didn't focus on those. He focused on belongingness. So belongingness he renamed as need for affiliation. We want affiliation, we want good relationship with others, we need power, we need achievement. So he focused on the top 3 needs, we can say. So basically the description is also here. Need for achievement, it means those people who have high need for achievement, what they do. Question come on this thing, that do they prefer low risk task or do they prefer high risk task? So they prefer moderate risk task. Okay, I'll repeat in Hindi as well. So need for achievement, people want to have achievement in life, they want to succeed. So for that they do not go for very low risk task, because that will not be as per their we can say, it will not be as per their intellect. And they do not go for very high risk tasks, because that has chances of defeat and they do not want to face failure. Then come need for affiliation. So in affiliation they want good relationship with other people, they want to be accepted by other people. Okay, so then need for power. In this they want to have power. Power can be personal or institutional. Those people who want personal power, they just want to direct others, they want to become bossy, and this is a negative type of power. Those who want institutional power, which is also known as social power, they want to organize the efforts of others to further the goals of the organization. This means that they want to be a supervisor or a leader who uses the staff for the betterment of the organization and does not be a bossy person. He is not a bossy person. And one test has been made for assessment of need, that is TAT. It assesses needs and presses. Okay, so this is all you need to learn. I'll repeat in Hindi now. तो मैकलैंड ने थियोरी ऑफ नीड दी है, जिसमें उन्होंने बात करी है ऊपर के 3 नीड्स की, जो मैस्लो की है, जो बेसिक है बायोलॉजिकल वाली, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, उसकी बात नहीं की. इन्होंने बोला सबसे पहले आपका जो बिलोंगिंगनेस वाला था उससे रिलेटेड है नीड फॉर एफिलिएशन. हम चाहते हैं कि हमारे संबंध बने लोगों से, अच्छे संबंध हो, हम लोगों से बातचीत करें, लोग हमें रिकॉग्नाइज करें और हमारे को जाने पहचाने. इसके अलावा इन्होंने बताया नीड फॉर पावर. नीड फॉर पावर में क्या होता है, 2 तरह की पावर इंसान चाहता है. 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक जो पर्सनल पावर चाहते हो और एक जो इंस्टीट्यूशनल चाहते हो. जो लोग पर्सनल पावर चाहते हैं वो लोग बॉस बनना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर हुक्म चलाना चाहते हैं, ये नेगेटिव है. और जो लोग इंस्टीट्यूशनल पावर चाहते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने जो भी स्टाफ है उनकी ताकत को, उनके काम को यूज़ में लेकर के अपनी कंपनी का बढ़ावा करना चाहते हैं. तो वो अच्छा होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और खुद के लिए भी.
क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी तभी आपकी सैलरी और बाकी बेटर कंडीशंस ग्रो करेंगे, प्रमोशंस तभी मिलेंगे। द नीड फॉर अचीवमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें वो अचीव करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरह के अवार्ड्स, मतलब दे वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। तो इसमें क्या होता है, जिन लोगों में ये नीड ज़्यादा होती है वो लोग कभी भी बहुत लो रिस्क टास्क या बहुत हाई रिस्क टास्क कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? लो करेंगे तो उनको लगेगा कि अगर जीत भी गए, ऐसे बोलते हैं ना कि अगर इससे जीते तो क्या जीते। तो बहुत सिंपल सी चीज़ में अगर आप जीत रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, उनको एक किक नहीं मिलती। और अगर बहुत हाई रिस्क टास्क ले लिया और फेल हो गए तो फेलियर वो चाहते नहीं, उन्हें तो अचीव करना है। तो इसीलिए वो ऐसा टास्क लेते हैं जो मॉडरेट हो, 50% चांसेस हो जहाँ जीतने के, वहाँ पे वो अपनी पूरी ताकत लगा के जीतते हैं और फिर उनको बहुत उस चीज़ का एक अच्छा फीलिंग आती है कि येस आई हैव डन समथिंग। तो ये मैकलैंड की है। ये सारे आपकी कंटेंट थियरी थी। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। इफ़ आपको कंटेंट थियरी समझ में नहीं आई, कोई एक पर्टिकुलर समझ नहीं आता तो बोल दीजिएगा, मैं आपको दोबारा इसको रिपीट कर दूंगी अलग से सेपरेट वीडियो बना करके। बाकी अभी मैं उतना ही बता रही हूँ जितना आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए, जून वाले के लिए आपको चाहिए। जून में जो बैच होगा उसमें और डेप्थ में वी विल डिस्कस इट। नेक्स्ट इज द प्रोसेस थियरीज। तो प्रोसेस थियरीज में द फर्स्ट वन इज व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी। व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी सेज, सी द वर्ड एक्सपेक्टेंसी, यू नीड टू फोकस इट, ठीक है, फोकस ऑन इट। सो there are three basic variables in this theory: expectancy, instrumentality and balance. Expectancy means that increased effort will lead to increased performance. What do you expect? I expect that if I will work hard, then better things will come on my way. If I study more, if I work hard, then what will happen? I'll be able to clear my exam. So that is the expectancy variable. Then comes your instrumentality variable. Instrumentality variable says, if you perform well, then a valued outcome will be received. Like if you study well, then you will get JRF and it will give you a bonus in PhD entrance. It will give you scholarship. So if I do something good, there is something good in it for me. Then is your valence. Valence is the importance that the individual places upon the expected outcome. See, if a person is very much financially well off and he does not aspire to do PhD, then JRF is not very much important for him. So there is no valence of JRF in their life. So valence means that how much importance do you think that outcome is going to have in your life. So for a person who wants to do PhD, who wants to get the scholarship, for him studying is very important for this exam because they will get JRF and JRF has a very high valence in their life. So this is what process theory, Vroom's expectancy theory is all about. I'll repeat in Hindi now. तो व्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थियरी है वो ये बोलता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्लेजर जो है वो ज़्यादा हो और पेन कम हो। तो उसके लिए 3 वेरिएबल उन्होंने दिए है। एग्जाम में सीधा 3 वेरिएबल पूछ लेंगे कौन से हैं। तो एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। इंस्ट्रूमेंटैलिटी, आपको क्या लगता है कि अगर आपने अच्छे से काम किया तो क्या आप जो चाहते हो वो रिजल्ट आपको मिलेगा। तो येस ऑब्वियसली अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, जो आप चाहते हो एग्ज़ाम क्लियर हो वो हो जाएगा। देन बैलेंस। बैलेंस में क्या होता है, आप के लिए वो आउटकम कितना इंपॉर्टेंट है। आप अभी मेहनत कर रहे हो, सब कर रहे हो बढ़िया से, और अगर सपोज करो आपका PhD आपको करना ही नहीं है तो JRF करके आपका कोई एज सच मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फ्रूटफुल वो चीज़ रहेगी। अगर आपको टीचिंग लाइन में ही नहीं जाना और फिर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसका कोई मुझे सेंस नहीं लगता, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना तो यहाँ पे बैलेंस आपके लिए कम हो जाएगा और आप सिर्फ टाइम पास के लिए दे रहे हो, पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए दे रहे हो, खुद की मन नहीं है जॉब की, इस पर्टिकुलर जॉब की। तो ऐसे में आपके लिए बैलेंस बहुत कम है इसका। तो बैलेंस मीन्स अगर आप हाईली मोटिवेटेड हो कि हाँ मुझे करना है, क्यों, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए बहुत हाई बैलेंस रखती है, मेरा मन है, मुझे करना है, आउटकम मेरे लिए ज़रूरी है, तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। तो ये व्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थियरी है। Then comes your Porter-Lawler expectancy theory of work motivation. It is not very much important. It just has a premise that motivation does not equal satisfaction or performance. Motivation, satisfaction, performance, these three things are very independent of each other. They are separate. So motivation is not equal to satisfaction or performance. केवल इतना याद रखना है, Porter-Lawler ने ये बोला है कि मोटिवेशन जो होता है वो सेटिस्फैक्शन या परफॉर्मेंस के बराबर नहीं है, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। केवल इतना याद रखें, ज़्यादा मुझे नहीं लगता इस पर कोई क्वेश्चन आता है। लास्ट इज़ योर इक्विटी थियरी।
विच हैज़ बीन गिवन बाय जे स्टेसी एडम्स. सो इक्विटी थियरी जो है ये हमने सोशल साइकोलॉजी में भी अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाला एक थियरी है, उससे जैसा ही है. सो व्हाट हैपन्स, देयर आर टू थिंग्स, इक्विटी एंड इनइक्विटी. It is different from equality. Equality means barabari. If I have 50 rupees, you have 50 rupees for the same job, then it is equality. If I say I work for 1 hour and I get 10 rupees, so my input, see the formula is output upon input. Okay. So when I talk about myself, I have worked for 1 hour and I got 10 rupees. If you have worked for 2 hours and you got 20 rupees, so we can say that yes, this is one and the same thing. We are getting equal outcome as per our input. So this is equity. Here we have equity. This is not equality. बराबरी नहीं है, क्योंकि मेरे को 10 रुपये मिले, आपको 20 मिले. लेकिन अगर देखा जाए कायदे से तो मुझे 1 आवर के 10 मिले, आपको 2 आवर के 20 मिले, तो बात बराबर है. पर आवर हमें 10 रुपीज़ मिल रहे हैं काम करने के. तो दिस इज इक्विटी. When we have equity, then we are always satisfied. Our performance and satisfaction is good when we face equity. But now suppose I get 10 rupees for 1 hour and you get 10 rupees for 2 hours. This is completely inequity. My input and my output, this ratio is more than yours. Okay. So this means this is inequity. Or suppose you get 40 rupees for 2 hours. So this makes 20 by 1. So again, now in this case, your outcome is more than mine. So again, this is inequity. Whenever we see in an organization that a particular person is working lesser hours or equal hour but not giving very much input, but he is getting equal salary than ours, then we feel demotivated, we feel bad. So that is inequity. This makes our performance to deteriorate as well after a few sessions, after few months, after few years. We'll feel like that person is not doing the work as much I do, but he is getting the equal pay as mine. So this makes us feel uncomfortable, we feel cheated, है ना. लाइक हमें लगता है कि भाई दूसरा ने सिर्फ इतना मेरे जितना काम नहीं किया, लेकिन उसको मेरे बराबर सैलरी मिल रही है, तो ऐसे में हमें अच्छा नहीं लगता. सो ये इनपुट और आउटपुट का है. इस पे एग्जाम में सीधा फॉर्मूला आ जाता है. ये है इक्विटी का फॉर्मूला. आउटपुट हमेशा ऊपर आएगा, नीचे हमेशा इनपुट आएगा. ये ध्यान रखिएगा, ऊपर आउटपुट नीचे इनपुट. अगर हमारा और दूसरे का बराबर है आउटपुट इनपुट का रेशियो, तब तो इक्विटी है. अगर बराबर नहीं है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो इनइक्विटी है. इनइक्विटी इज़ ऑलवेज बैड फॉर मोटिवेशन. आई होप आपको समझ में आया होगा. फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बताइएगा. और अगर कोई एक पर्टिकुलर थियरी पे आपको ज़्यादा इलैबोरेशन चाहिए तो बताइएगा. ये मैंने वही बताया जो आपको नेट के एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, इतना ही आता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया. और कुछ आपको समझना हो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कीजिए, आई विल कवर इट. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.